नमस्कार शिक्षकगण, फिर आपके सामने हम लेकर प्रस्तुत हुए हैं आपका अगला टॉपिक वाक्य रचना। मतलब हिंदी लैंग्वेज का ये हमारा तीसरा टॉपिक है सिलेबस का, वाक्य रचना। और इससे संबंधित आज हम लोग सारे चीज़ को समझने वाले हैं, ताकि अगर इससे देखिए, इससे एग्ज़ाम में हर साल लगभग इस टॉपिक से केवल 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से आपको समझना और इसका नोट्स तैयार करना है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बोलूँगा कि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। तो चलिए हमारा टॉपिक शुरू होता है वाक्य रचना। जब हम वाक्य रचना के बारे में पढ़ने वाले हैं तो उससे पहले थोड़ा सा वाक्य के बारे में जान लें कि वाक्य किसे कहते हैं। जैसे कि अंग्रेजी में इसको सेंटेंस कहा जाता है, उसी तरह हिंदी में वाक्य कहा जाता है। तो हम कहेंगे भावों और विचारों को प्रकट करने वाले व्यवस्थित शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे कि इसके पहले टॉपिक में हम लोग पढ़े थे वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या होता है? मतलब कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और बहुत सारे वर्ण मिलते हैं तो एक शब्द बनता है, लेकिन जब बहुत सारे शब्द मिलते हैं तो एक वाक्य बनता है। जैसे कहा जाता है कि राम आम खाता है, तो राम एक शब्द है, आम भी एक शब्द है, खाता एक शब्द है भी एक शब्द है। 4 शब्द मिलकर तब एक वाक्य का निर्माण कर रहे हैं। तो वही हो रहा है कि भाव और विचारों को प्रकट करने वाले, भाव और विचार को हम प्रकट कर सकते हैं, और वो भी एक शब्द समूह के रूप में। ये नहीं कि एक शब्द से नहीं, शब्द समूह के रूप में, उसी को हम लोग वाक्य कहते हैं। या ऐसे भी कहा जा सकता है कि कई शब्दों से मैं, या शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। सीधी सी बात, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है। अब वाक्य के अंग, तो वाक्य के देखिए, रचना की दृष्टि से वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। कोई भी वाक्य में 2 चीज होता है, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। तो आइए अब जानते हैं उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है, परिभाषा और एग्जाम्पल के माध्यम से। इसको देखेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे कि विधेय और उद्देश्य में क्या अंतर है। तो पहला हमारा है उद्देश्य। वाक्य में जिसके विषय में बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य का कर्ता और कर्ता का विस्तार उद्देश्य होता है। मतलब कोई भी वाक्य है, सिंपल सी भाषा में समझिए, कोई भी वाक्य है उसमें जो आपका कर्ता होगा ना, सब्जेक्ट, वही होता है उद्देश्य। जैसे कह रहा है कि दादी जी पढ़ा रही हैं, तो इसमें कौन पढ़ा रही हैं? तो दादी जी। तो दादी जी इसमें उद्देश्य हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? उद्देश्य हो जाएंगी। नीचे दिया है हृदय रोग विशेषज्ञ, मतलब जो हार्ट के मरीज होते हैं, हार्ट के डॉक्टर होते हैं। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोगियों को अच्छी तरह से देखते हैं। तो कौन देखते हैं? तो वो है हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर। तो यहाँ पे हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर क्या हो जाएंगे? कर्ता हो जाएंगे। तो देख लीजिए, इधर लिखा भी है कि इन वाक्यों में दादी और हृदय रोग विशेषज्ञ कर्ता डॉक्टर का विस्तार है। तो ये लोग क्या है? उद्देश्य है। समझ में आ गया बात? अब विधेय क्या है? तो कर्ता के अलावा जो भी वाक्य में बच जाता है सब का सब विधेय होता है। जैसे देखिए, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। मतलब जो उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य क्या कर रहा है उसके बारे में बात किया जाए तो वो विधेय होता है। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, माली चला गया, तो इन वाक्यों में भौंक रहा है, चला गया विधेय है, और कुत्ता माली क्या है? तो उद्देश्य है। आपसे पूछा जाए कि कुत्ता भौंक रहा है, तो कुत्ता क्या है इसमें? तो हम कहेंगे उद्देश्य है। और भौंक रहा है क्या है? तो विधेय है। माली चला गया, तो माली करता है इसलिए वो उद्देश्य है, और चला गया ये आपका विधेय है। उसी तरह कुछ एग्जाम्पल नीचे दिए गए उद्देश्य विधेय करके, अलग अलग देख सकते हैं। निर्धन बालिका भूख से व्याकुल है, निर्धन बालिका भूख से व्याकुल है, तो इसमें निर्धन बालिका उद्देश्य हो जाएगा और भूख से व्याकुल है वो विधेय हो जाएगा। हम कल नागपुर जाएंगे, तो हम उद्देश्य और कल नागपुर जाएंगे विधेय। कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्रा पर गई थी, तो कल्पना चावला उद्देश्य हो गई और अंतरिक्ष यात्रा पर गई थी वो विधेय हो गया। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि उद्देश्य और विधेय क्या होता है। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। समझ में आ गया है पूरा पूरा? चलिए अब अगला टॉपिक इसका समझते हैं। अब आता है कि वाक्य का भेद। भेद मतलब प्रकार, मतलब कितना प्रकार का होता है।
तो वाक्य के भेदों के दो आधार पर होते हैं, मतलब वाक्य का भेद दो आधार पर बांटा गया है। एक बांटा गया है रचना के आधार पर और दूसरा बांटा गया है अर्थ के आधार पर। पहला रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर, ठीक है। अब रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं 8 प्रकार के। तो पहले हम लोग जान लेते हैं रचना के आधार पर तीनों के बारे में और फिर अर्थ के आधार पर जानेंगे 8 प्रकार के बारे में। रचना के आधार पर पहला है सरल वाक्य या साधारण वाक्य, जिसको हम लोग कहते हैं सिंपल सेंटेंस। दूसरा है संयुक्त वाक्य या कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा है मिश्र या मिश्रित वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो चलिए तीनों के बारे में एक एक करके समझते हैं। सरल वाक्य, सबसे पहले आता है हमारा सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक मुख्य क्रिया अथवा विधेय होता है, मतलब कहने का अर्थ है कि एक मुख्य क्रिया हो या एक ही विधेय हो, दो विधेय न हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे हमने लाल किला देखा, तो लाल किला देखा एक ही मतलब क्रिया है इसमें, देखा। देखा के बाद देखिए तो इसमें कहीं भी दूसरा कोई क्रिया है नहीं है, तो देखा। माली पौधों को सींच रहा, यहाँ पे खींच रहा है लिखा गया, सींचना लिखेगा, सींच रहा है, तो सींचना, सींचना एक ही क्रिया है इसमें। बच्चा माँ की गोद में सो गया, यानी कि सो गया एक ही मतलब इसमें क्रिया है। प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे, तो फहराएंगे एक ही क्रिया है। तो मतलब जिसमें एक ही क्रिया हो, एक ही विधेय हो, उसको हम लोग सरल वाक्य कहते हैं। तो देख लीजिए लिखा है नीचे कि इन वाक्यों में क्रमशः निम्नलिखित एक एक क्रिया पद है, जैसे देखा, खींच रहा है, सो गया, फहराएंगे। इसलिए सभी सरल वाक्य के उदाहरण हैं। समझ में आ गया बात? तो जिस वाक्य में केवल एक मुख्य क्रिया हो या एक ही विधेय हो, उसे हम लोग सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। दूसरा हमारा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त मतलब होता है जो मिला, मतलब दो वाक्य हो, ठीक है, दो विधेय हो। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक अव्यय या योजक के द्वारा जुड़े हो, मतलब कि कोई वाक्य है तो उसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हो और वो भी स्वतंत्र हो। स्वतंत्र का अर्थ है कि दोनों का अर्थ निकले, मतलब एक उसके साथ हो या ना हो, दूसरे का अर्थ निकल जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब पहला हो, दूसरा भी हो और दोनों का अपना अपना अर्थ हो, अलग अलग अर्थ हो, दोनों एक दूसरे से जुड़े ना हो, ठीक है ना, योजक के द्वारा जुड़े हो। योजक होता है जैसे और, या, जैसे कहा जाता है ना कि मैं भात खाऊंगा या रोटी, तो या क्या कर रहा है, भात और रोटी को जोड़ रहा है, तो यहाँ पर उसको योजक बोला जाता है या समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। ध्यान रहे कि संयुक्त वाक्य का प्रत्येक उपवाक्य स्वतंत्र होता है, जिसका अपना स्पष्ट अर्थ होता है। मतलब दोनों जो वाक्य होंगे एक साथ जुड़े रहेंगे तो उनका अपना एक अर्थ होगा, उसे समझने के लिए दूसरे उपवाक्य का सहारा नहीं लेना पड़ता। जैसे एग्जाम्पल से समझिए आप लोग, जैसे सज्जन सबका भला चाहते हैं परंतु दुर्जन दूसरों को सदा दुख देते हैं। यहाँ पे एक वाक्य है कि सज्जन सबका भला करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं, सज्जन सबका भला चाहते हैं, और एक है दुर्जन दूसरों को सदा दुख देते हैं। तो दोनों का अर्थ अलग अलग निकालिए, एकदम बिल्कुल अर्थ है कि सज्जन सबका भला चाहते हैं और दुर्जन दूसरों को सदा दुख देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ये परंतु, देख रहे हैं ना, ये परंतु दोनों को जोड़ रहा है, संयुक्त कर रहा है, दोनों को मिला रहा है। तो ये आपका संयुक्त वाक्य होगा। दो वाक्य, समझ, सिंपल भाषा में दो वाक्य है ना, तो वो समझ जाइए कि संयुक्त वाक्य है। प्रस्तुत वाक्य दो उपवाक्यों से जुड़ा है, दिख रहे हैं ना, दो उपवाक्य से जुड़ा है जो निम्न प्रकार है। यहाँ पे देखिए पहला वाक्य क्या है कि सज्जन सबका भला चाहते हैं, और दूसरा है कि दुर्जन दूसरों को सदा दुख देते हैं, यानी दुष्ट आदमी होता है दूसरों को दुख देता है। तो दोनों जुड़ा हुआ है, दो वाक्य है, दोनों उपवाक्य स्वतंत्र रूप से पूर्ण अर्थ व्यक्त करते हैं, साथ ही दोनों उपवाक्य परंतु योजक से जुड़े हुए हैं। इसमें पूछा जाएगा योजक क्या होगा, तो आप कहेंगे योजक परंतु होगा।
तो सिंपल सी भाषा है कि जिसमें दो वाक्य हो और एक योजक के द्वारा जुड़े हो तो उसे संयुक्त वाक्य कहेंगे। और योजक कुछ भी हो सकता है, परंतु, या, और, किंतु कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये होता है आपका संयुक्त वाक्य। तो समझ गए आप लोग कि सिंपल वाक्य यानी साधारण वाक्य जिसमें एक ही विधेय एक ही क्रिया हो, लेकिन संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि दो दो विधेय होता है, दो दो वाक्य होते हैं और दोनों वाक्यों का अपना एक अर्थ होता है और वो एक योजक के द्वारा जुड़े होते हैं। योजक भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब इसका तीसरा समझते हैं, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य ऐसा वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे दादी जी ने बताया कि वे कंप्यूटर पर काम कर रही थी। समझिएगा बात को, ये संयुक्त वाक्य की तरह है, लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या है देखिएगा कि ऐसा वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, मतलब एक जो वाक्य है वो प्रधान है, उसका पूरा पूरा अर्थ निकलेगा, और दूसरा आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य का अर्थ हुआ कि ये जो वाक्य है इस वाक्य पर निर्भर है, मतलब अगर ये वाक्य समाप्त हो जाए तो ये वाक्य का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, ये काम हो ही नहीं सकता है। उस स्थिति में ये कहलाते हैं मिश्र वाक्य। क्या कहलाएंगे? मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या था कि पहले वाले का भी अपना एक अर्थ होगा और दूसरे वाले का भी अपना एक अर्थ होगा, लेकिन इसमें नहीं। इसमें अगर पहला वाला नहीं रहा, हटा दिया गया, तो दूसरे वाले का अर्थ नहीं निकलेगा, तब उस स्थिति में ये मिश्र वाक्य हो जाता है। समझ में आ गया? जैसे कहा जा रहा है कि दादी जी ने बताया कि वे कंप्यूटर पर काम कर रही थी। अब बताइए, अगर दादी जी नहीं होती, दादी जी नहीं बताती, तो कैसे पता चलता कि वो कंप्यूटर पर काम कर रही हैं? यानी इसका जो अर्थ है इससे जुड़ा हुआ है। समझ रहे हैं बात को ना? तो इस टाइप के अगर वाक्य आपके सामने आते हैं तो ये मिश्र वाक्य होते हैं। अध्यापिका ने पूछा कि कविता कौन सुनाएगा। अध्यापिका ने पूछा कि कविता कौन सुनाएगा, तो अध्यापिका जो है अगर नहीं होती तो फिर कविता के बारे में कौन बात आता? कविता कौन पूछता कि कौन सुनाएगा? अध्यापिका ही हटा दीजिए तो एक वाक्य हो जाएगा, वो सिंपल वाक्य हो जाएगा। तो मिश्र वाक्य होने के लिए इस टाइप का, इसमें किंतु परंतु नहीं होता है, ठीक है ना, और या नहीं आता है, डायरेक्ट एक लाइन होता है लेकिन लंबा सा होगा, ठीक है। और इसमें एक और है कि दो दो क्रिया, पूछना सुनाना, दो दो क्रिया आएगा। इन वाक्यों में दादी जी ने बताया, अध्यापिका ने पूछा प्रधान उपवाक्य है, ठीक है ना, और वे कंप्यूटर पे काम कर रही थी, और कविता कौन सुनाएगा आश्रित उपवाक्य है, इसलिए ये मिश्र वाक्य है। तो पहले वाले को आप हमेशा कहेंगे प्रधान वाक्य और दूसरे वाले को कहेंगे आश्रित उपवाक्य, और इन दोनों को मिला के बनता है मिश्रित वाक्य। तो इस तरह आप लोगों ने जाना कि रचना के आधार पर वाक्य जो है वो तीन प्रकार के हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य। इससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मिश्रित वाक्य है, कौन सरल वाक्य है, कौन संयुक्त वाक्य है, ऐसे करके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलिए अब हम लोग जानते हैं, हमारा अर्थ के आधार पर 8 भेद होता है और आठों के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि अर्थ के आधार पर वाक्य जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हमारा आता है वाक्य, वो है भिन्नार्थक वाक्य, विधानार्थक वाक्य। यहाँ पे देख सकते हैं ये, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है असर्टिव सेंटेंस। जब हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे तो उसमें आएगा असर्टिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव इंट्रोगेटिव, WH क्वेश्चन, ऐसे करके तो वहाँ पे पढ़ा जाएगा। तो देखिए, जिस वाक्य से कार्य के करने या होने का बोध हो उसे विधानार्थक या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि जिस वाक्य से ये पता चले कि कार्य हो रहा है, मतलब सकारात्मक बात हो रहा है, समझ रहे हैं ना, तो उसको कहेंगे विधानार्थक वाक्य या विधानवाचक वाक्य। जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है,
तो भाई सबको ही जानता है कि सूर्य भगवान जो है वो उदय पूर्व में ही होते हैं, तो ये भी कार्य हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे कल जोर की वर्षा हुई, आजकल तो देख ही रहे हैं आप लोग कितना बारिश हो रहा है, तो कल जोर की वर्षा हुई, ठीक है ना। यहाँ पे कार्य हो रहा है, ठीक है। तो जब कार्य होगा तो उसे हम लोग कहेंगे विधानार्थक वाक्य। दूसरा है निषेध, निषेध मतलब होता है निगेटिव, निषेधार्थक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य से किसी कार्य या बात के होने का भाव प्रकट होता है, समझिएगा यहाँ पे एक शब्द जोड़ दिया है नो, मतलब कि जिस वाक्य में ये हो कि कोई कार्य नहीं हो रहा है, ठीक है ना, उसे निषेधार्थक या निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसका दूसरा नंबर एक सकारात्मक वाक्य भी होता है, पहले वाले का विधानार्थक वाक्य का याद रखिएगा। तो मतलब जिससे ये पता चले कि कोई कार्य नहीं होगा तो उसे आप कहेंगे निषेधार्थक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस। जैसे मान लीजिए लिखा है कि यहाँ पे सूर्य पूर्व में उदय होता है, और इसी को कहा जाए सूर्य पूर्व में उदय नहीं होता है, तो ये निगेटिव हो जाएगा। कल जोर की वर्षा हुई, इसका निगेटिव बनाना है तो कहेंगे कल जोर की वर्षा नहीं हुई, तो ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। समझ गए बात को। जैसे यहाँ पे जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, तो नहीं आ गया। तो देख सिंपल से बात है कि जिसमें नहीं दिख गया ना तो समझिए कि निषेधार्थक वाक्य है। कौन सा वाक्य है, निषेधार्थक वाक्य, मतलब जिसमें कार्य नहीं हो रहा है। समझ गए बात को। चलिए अब इसका हम लोग 3 नंबर समझते हैं। तीसरा हमारा है प्रश्नार्थक वाक्य। प्रश्नार्थक मतलब हुआ कि प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछना। जिस वाक्य में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या कार्य के विषय में प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नार्थक या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया, ये प्रश्नवाचक चिन्ह देख लीजिएगा, ऐसे करके दे दिया जाता है प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया, ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है। तो इस टाइप का अगर आपके पास वाक्य आता है तो आपको कहेंगे इसको प्रश्नार्थक वाक्य। निशा कहाँ जा रही है, तो फिर से यहाँ पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह, तो निशा कहाँ जा रही है, ये भी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसको कहेंगे प्रश्नार्थक वाक्य। फिर है आज्ञार्थ वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य का अर्थ है कि जिस वाक्य से आज्ञा, अनुमति, उपदेश, अनुरोध आदि का भाव हो उसे आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। मतलब कोई वाक्य उसमें ऐसा लग रहा है कि किसी को आज्ञा दिया जा रहा है, या किसी को अनुमति दिया जा रहा है, या किसी को उपदेश दिया जा रहा है, या किसी से अनुरोध मतलब विनती किया जा रहा है, ऐसा भाव दिखाई दे तो समझिए कि वो आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य है। जैसे पहला है क नंबर, माता पिता की आज्ञा का पालन करें, तो सीधे ही दिख रहा है आज्ञा, तो समझिए आज्ञार्थक है। कृपया मुझे मंदिर का रास्ता बताइए, मतलब ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ये आपसे अनुरोध किया जा रहा है, विनती किया जा रहा है, तो दोनों ही स्थिति में ये आज्ञार्थक वाक्य होगा। समझ रहे हैं बात को। पांचवा है इच्छार्थक। इच्छार्थक मतलब नाम से ही है कि इच्छा प्रकट करना। जिस वाक्य से वक्ता की इच्छा, आशा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का भाव प्रकट हो, मतलब जिससे आप कोई इच्छा रखते हैं, कोई आशा रखते हैं, कोई आशीर्वाद रखते हैं, किसी को शुभकामना देते हैं, तो वो इच्छार्थक या इच्छावाचक होता है। किसी को, क्योंकि हम किसी को शुभकामना देते हैं तो वो हमारी इच्छा होती है, हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो वो हमारी इच्छा होती है। जैसे भगवान तुम्हारा भला करे, तो ये आपके लिए क्या दे रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इच्छार्थक वाक्य है। नया वर्ष मंगलमय हो, ये भी शुभकामना है, तो इच्छार्थक वाक्य। या ऐसे कह सकते हैं कि मुझे 2 रसगुल्ले चाहिए, मुझे 2 रसगुल्ले चाहिए, यानी कि आपकी इच्छा है कि आप 2 रसगुल्ले खाते, तो इस टाइप के अगर वाक्य आपके सामने आते हैं तो आप कहेंगे इच्छार्थक वाक्य। 6 नंबर है संकेतार्थक वाक्य, मतलब इस संकेत, इशारा, संकेत मतलब होता है इशारा, ठीक है ना। तो अब कहेंगे कि जिस वाक्य में एक क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया के पूर्ण होने पर निर्भर हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुम मेहनत करते तो अवश्य पास होते, मतलब एक क्रिया का होना
दूसरे क्रिया के पूर्ण होने पर निर्भर है। मतलब जब तक पहला क्रिया नहीं होगा वो दूसरा क्रिया पूरा पूरा नहीं हो सकता है, तो उसे कहते हैं संकेत। जैसे यदि तुम मेहनत करते, जाहिर सी बात है यदि तुम मेहनत करते तो तुम अवश्य पास होते। अब जब पहला ही काम तुम नहीं करोगे तो दूसरा काम तुम्हारा नहीं हो सकता है। यानी आप मेहनत ही नहीं करोगे तो आप पास कैसे होंगे? आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ाई नहीं करेंगे, मन से तैयारी नहीं करेंगे, तो फिर आप कैसे पास करेंगे? नहीं कर सकते हैं। किसी भी क्लास में अगर आप पढ़ रहे हैं, मेहनत नहीं कीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि आप नहीं पास कर सकते हैं। दूसरा, अगर गृह कार्य पूरा हो जाए तो खेलेंगे। कब खेलेंगे? जब हमारा गृह कार्य पूरा हो जाएगा तब, यानी होमवर्क पूरा होगा तब खेलेंगे। यानी पहला कार्य होगा तभी दूसरा कार्य होगा। इस स्थिति में इसको कहते हैं संकेतार्थक वाक्य। 7 नंबर है संदेहार्थक वाक्य। संदेहार्थक वाक्य, संदेहार्थक मतलब संदेह। जिस वाक्य से कार्य सिद्धि की संभावना, मतलब कोई काम हो सकता है, हुआ नहीं है, हो सकता है भविष्य में, अथवा अनिश्चित स्थिति की सूचना हो, मतलब निश्चित नहीं है कि कार्य होगा, उसे संदेहार्थक या संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद मानसी बीमार हो गई, शायद मानसी बीमार हो गई। अब मानसी बीमार है कि नहीं है अब ये पता नहीं। जैसे कोई पूछा है भाई मानसी का क्या हाल चाल है, शायद बीमार है वो, लेकिन आप जानते नहीं क्लियर कि उसको बीमारी है कि नहीं, तो ये आप एक संदेह जता रहे हैं। लगता है जोसेफ घर चला गया। आप मान लीजिए कहीं गए और जोसेफ नाम का कोई लड़का है, तो वहाँ पे अगर वो नहीं मिला तो आपको लगता है कि शायद वो यहाँ से कहाँ चला गया, घर चला गया। आप एक संदेह कर रहे हैं, एक आप अनिश्चित सूचना है, क्लियर क्लियर नहीं है, समझ रहे हैं, प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, तो वो संदेहार्थक वाक्य होता है। ठीक है। 8 नंबर है लास्ट, विस्मयादि बोधक वाक्य। जिस वाक्य में हर्ष, हर्ष मतलब खुशी होता है, शोक मतलब दुख, आश्चर्य, भय मतलब जिससे आप डरते हैं, घृणा मतलब घिनाते हैं, आदि मन का भाव प्रकट हो, उसे विस्मयादि बोधक या विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। वाह कितना सुंदर दृश्य है, मतलब ये आप आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि वाह कितना सुंदर दृश्य है। मतलब कहीं गए, ताजमहल या कोई चीज़ देखने के लिए आप देखे, अचानक आपको बहुत अच्छा लगा, तो आप उसमें क्या खुश हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं, तो वो क्या है, यहाँ पे वाह जो हो गया ये विस्मयादि बोधक शब्द होता है और ये विस्मयादि बोधक वाक्य हो गया। हाय बेचारा छत से गिर गया, यहाँ पे दुख शोक प्रकट कर रहे हैं, ओह बेचारा छत से गिर गया। या कहा जाए हे राम विजय मर गया, हे राम विजय मर गया, तो यहाँ विजय के लिए दुख जताया जा रहा है। तो इस तरह के वाक्य जो होंगे वो विस्मयादि बोधक वाक्य होंगे। तो शायद अब आप लोग समझ गए होंगे कि वाक्य क्या है, वाक्य कितने प्रकार होते हैं, कितने आधार पे बांटे गए हैं, और सबका अर्थ समझ गए होंगे। अगर आप इसको अच्छे से नोट्स बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से छूटने वाला नहीं है। अब आइए थोड़ा सा कुछ हम जानते हैं वाक्य परिवर्तन, कुछ एग्जाम्पल दिखा देते हैं कैसे वाक्य परिवर्तन किए थे, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ऊपर लिखा है वाक्य परिवर्तन। वाक्य परिवर्तन की प्रक्रिया द्वारा एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए साधारण वाक्य है तो उसको आपने बदल दिया संयुक्त वाक्य में, संयुक्त वाक्य है उसको बदल दिया आपने मिश्र वाक्य में, मिश्र वाक्य को साधारण वाक्य में, संयुक्त वाक्य को साधारण वाक्य, मतलब एक दूसरे से चेंजिंग कर रहे हैं आप। तो किंतु इस प्रक्रिया में वाक्य के अर्थ परिवर्तन नहीं बदलना चाहिए, लेकिन अर्थ नहीं बदलता है वाक्य का, लेकिन तरीका बदल जाएगा कहने का। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला कि हम रचना के आधार पर जो हम पढ़े थे, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, उन पे थोड़ा सा हम लोग समझते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे दे रहा है पहला कि राम से मिलकर श्याम बहुत खुश हुआ। ये एक साधारण वाक्य है कि राम से श्याम जब मिला तो वो बहुत खुश हुआ। अब इसी का हम लोग बनाएंगे संयुक्त वाक्य, तो इसमें हम 2 सेंटेंस तैयार कर देंगे और बीच में आप लोग को बताए हैं कि योजक शब्द होना चाहिए, तो दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। जैसे राम श्याम से मिला तो एक वाक्य हो गया ये, और बहुत खुश हुआ। ठीक है, तो राम श्याम से मिला और बहुत खुश हुआ, यहाँ पे 2 स्वतंत्र वाक्य हैं और इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। और
तो इस तरह ये साधारण वाक्य बदल गया किसमें, संयुक्त वाक्य में, लेकिन इसका अर्थ नहीं बदला। यानी राम से मिलकर श्याम बहुत खुश हुआ, राम श्याम से मिला और बहुत खुश हुआ, दोनों का अर्थ एक ही होगा, बस दोनों का लिखने का तरीका बदल गया, तो वो साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है। उसी तरह एक और है एग्जाम्पल, बीमार होने के कारण मनोज यहाँ नहीं आया। अब इसी को बदलेंगे संयुक्त वाक्य में, तो मनोज बीमार था इसलिए यहाँ नहीं आया, तो यहाँ पे जोड़ने का काम कौन कर रहा है, इसलिए, तो ये भी आपका हो गया संयुक्त वाक्य। तो इसी तरह के आपके एग्जाम्पल कुछ कुछ दिए हुए हैं, आप लोग भी इसको बना सकते हैं। जैसे ख नंबर है संयुक्त वाक्यों का साधारण वाक्यों में परिवर्तन, अभी हमने साधारण वाक्य को संयुक्त में बदला, अब संयुक्त को साधारण में बदल दिया, फिर साधारण वाक्यों का मिश्रित वाक्य में परिवर्तन। तो ऐसे ही आप लोग इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं आसानी से। इतना अगर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो इससे आधार पर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों से नहीं छूटने वाला है। तो याद रखना है कि इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन तो हर साल आपके एग्जाम में रहते ही रहते हैं। तो इसको आप अच्छे से इसका नोट्स बना लें, तैयार कर लें, और फिर मिलते हैं आपको हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।